आप बोल के देख लो, माँ माँ में मुंह खुल जाता है, माँ। बाप में बंद हो जाता है, बाप। हमारे साथ जो सब लोग थे सब चोरी वोरी में फंस गए बेचारे, हम बच गए। किसी ने हमसे पूछा आप कैसे बच गए? आपने भी बड़ा पूरा सब आपके ही पीछे था। साध्य अगर पवित्र नहीं है तो साधन तो अपवित्र होगा ही, लेकिन साध्य को पवित्र रखना है तो साधन को भी पवित्र रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा लगता है कि लोग जीत गए हैं। आपका राम क्या कहता है? आपका राम कहने में इसको ये तो पता है कि इसके अंदर भी एक राम है, और मैं तो पूरे विश्व में बोलता ही फिर रहा हूं कि अपने अपने राम, तेरे अपने राम, मेरे अपने राम। एक राम राजा का बेटा, एक राम अंतर में बैठा, और दोनों ही राम सत्य हैं। जो राम को मान रहे हैं वे भी सत्य हैं, जो कह रहे हैं राम का नाम सत्य नहीं है वो आज नहीं मानेंगे, जब मुंद जाएगी अंतिम बार तब मानेंगे, क्योंकि पूरा गांव उनके पीछे कह रहा होगा कि राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। दुर्भाग्य ये है कि वो जीते जी नहीं मान पाएंगे कि राम का नाम सत्य है। राम कथा यही सिखाती है कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। राजनीति और शक्ति हो वो बड़ी फिसलाती है। हमारे एक कवि थे, बाल कवि बैरागी। बैरागी जी बहुत बड़े कवि थे, मंत्री रहे, कांग्रेस में 2 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, ऐतिहासिक चुनाव हारे 4 वोट से एक बार लोकसभा का, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। लोग कहते हैं कि अगर जीत जाते तो बहुत बड़े और आगे जाते, लेकिन कवि, अद्भुत कवि, दिनकर जी के बाद के वीर रस के सबसे बड़े कवि। कविताएं लिखते थे। पहली बार विधायक बने और मंत्री बन गए, किस चीज के? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। तो कादम्बिनी के संपादक राजेंद्र माथुर ने उनको चिट्ठी लिखी कि मंत्री जी, अंदर कवि शेष रह गया हो तो एक कविता भेज देना। अब ये ताना था एक राजनेता जिसने कविता का पथ छोड़कर शुक्र का पथ इस्तेमाल किया है। आप जानते हैं ज्योतिष में शुक्र राजनीति की दशा है। उन्होंने उत्तर में खत लिखकर भेज दिया। उन्होंने लिखा कि एक बार फिर जीवन का रथ मुड़ा शुक्र के पथ पर, राजनीति ने डोरे डाले फिर लेखन के व्रत पर। और ये बात आगे बैठे राजनेता समझते होंगे, मैंने भी भोगा है उसे। लक्ष्मण रेखा बड़ी क्षीण है, बड़ी क्रूर है काई, कदम कदम पर फिसलाती है रेशम सी चिकनाई। अंदर का जो अपसंस्कार है वो आपको बहुत प्रेरित करता है। अब तय होता है कि ये संबोधित कैसे हो। ये संबोधित होता है आपके संस्कार से, आपके परिवार से, आपके स्वाध्याय से और आपके सत्संग से। हमारे साथ जो सब लोग थे सब चोरी वोरी में फंस गए बेचारे, हम बच गए। किसी ने हमसे पूछा आप कैसे बच गए? आपने भी बड़ा पूरा सब आपके ही पीछे था। मैं 4th क्लास में था तो मेरे यहाँ 80 के दशक की बात है, जो पुराने लोग होंगे उनको याद आ जाएगा। एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था मैं, और रबड़ जो थी वो नटराज की आती थी, 10 पैसे की। कुछ याद है कुछ लोगों को नटराज की? और नटराज की पेंसिल आती थी, वो भी शायद 10-15 पैसे की आती थी। तभी एक नए प्रकार की रबड़ आई जो बहुत महंगी थी, 5-10 रुपए की थी। वो किसी कैरेक्टर के पेट में होती थी, है ना, ऊंट के पेट में, शेर के पेट में खोलो फिर रबड़ निकलती थी, महंगी थी वो। तो मुझे बहुत भाई, उस रबड़ में खुशबू भी थी, सेंट डला हुआ होता था, याद है? तो मेरा बड़ा मन कि ये रबड़ मुझे मिल जाए। बच्चा था मैं, सबसे छोटा 5 भाई बहनों में, सबका दुलारा, और बोलता बहुत था, कविताएं याद रहती थी। तो मोहल्ला, परिवार, रिश्तेदार, स्कूल, सब में वंदना में खड़े हो जाओ, तुम कविता सुनाओ। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि ये रबड़ मुझे दिला दो, क्योंकि पिता से तो कह ही नहीं सकते थे। आप बोल के देख लो, माँ में मुंह खुल जाता है, माँ। बाप में बंद हो जाता है, बाप।
यानी कि जिसके सामने आवाज खुल जाए वो माँ, और जिसके सामने आवाज बंद हो जाए वो। तो मैंने माँ से कहा कि मुझे रबड़ दिला दो। माँ ने मेरे भाई से कहा कौन सी रबड़ मांग रहा है, रो रहा है, देखो। उस सामने स्टेशनरी की दुकान पे गया, बोला माँ वो तो 10 रुपए की है। उन दिनों दूध आता था 1 रुपए लीटर, देसी घी आता था 21 रुपए का, मुझे याद है। तो मेरी माँ ने कहा नहीं नहीं नहीं, आधा किलो घी खिलाऊंगी, रबड़ क्यों दिलाऊं। रबड़ नहीं मिली, मन में लोभ आ गया। मेरे साथ एक बच्चा पढ़ता था, वो शहर के सबसे धनाढ्य सेठ जी का बेटा था। मेरा दोस्त था, थोड़ा कम पढ़ता था, सेठ जी का था तो कम ही पढ़ता। मेरी किताब विताब ले लेता था, मुझसे पूछ लेता था, उसे सब सुविधाएं उपलब्ध थी। वो प्रीमियर पद्मिनी एक गाड़ी होती थी, उससे स्कूल आता था, और हम अपना बस्ता लेके पैदल मार्च, दाएं से आगे बाएं मुड़ेगा। तो उसके 2-3 रबड़ उसने खरीदी थी, तो मैंने उसकी एक रबड़ चुरा ली। मुझे आज भी याद है, वो एक गेंडा था, गेंडा, उसके पेट में वो रबड़ थी। मैं ले आया, शाम को होमवर्क करने बैठा तो मेरी माँ बैठती थी हम सब बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो खुद तो 11वीं पास है मेरी माँ, बट उन्हें अनुशासन पता है कि वो बैठी रहेंगी तो ये पढ़ेंगे, इसलिए चाहे किताब खोले रहे लेकिन बैठा रहे। वो जो अनवरत अध्ययन का संस्कार बचपन में डाला, वो आज भी इस हालत में है कि बिना 30-40 पेज पढ़े नींद नहीं आती है जब तक किताब ना पढ़ना, तभी का संस्कार है। माँ ने रबड़ देखी, माँ ने पूछा रबड़ कहां से मिली, तो चतुराई आगे आई। जब लालच आता है तो लालच को जस्टिफाई करने के लिए कुतर्क आता है। ये जितनी भी बात चल रही है अयोध्या के खिलाफ, राम के खिलाफ, जो बोल रहे पता उन्हें भी है कि राम इस देश के मन प्राण में बसा हुआ है, लेकिन अब एक बार बोल दिया है तो कुतर्क कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, जनता भी समझ रही है। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि रबड़ कैसे मिली, तो मैंने कहा कि जब मैं स्कूल से आ रहा था तो रास्ते में पड़ी मिली। खोया पाया सामान तो किसी का भी हो सकता है, किससे पूछूंगा इस 500 बच्चों के स्कूल में। तो मेरी माँ ने कहा ठीक। मैं रात्रि में अपनी माँ के पास सोता था, क्योंकि 3री-4थी क्लास में था, तो समझ लीजिए 8-9 साल का रहा हूँगा। आजकल का समय नहीं था कि बच्चा 15 साल का हो गया LKG में ही जा रहा है। आजकल तो प्री, फिर UKG, LKG, फला पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि उठो यहाँ से, अपनी चद्दर उठाओ और वो भाइयों के कमरे में जाके सो। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कोई बात नहीं। मैं रुआसा हो गया। वो रबड़ जिसकी लेके आए हो ना, कल उसकी रबड़ दे आना, फिर मेरे पास आके सोना। मैं अगले दिन रबड़ दे आया। वो बच्चा वहाँ पढ़ने बैठा, मैंने नीचे रबड़ गिराई और मैंने उसे कहा अरे गौरव तेरी रबड़ गिर गई। वो बोला अरे मैं तो ढूंढ ही रहा था यार, कहाँ चली गई। उसने रबड़ ले ली। अगर उस दिन मेरी माँ ने मेरे रबड़ चुराने के अपराध को जस्टिफाई कर लिया होता कि कमाल आया, तो आज मैं भी वहीं होता जहाँ वहाँ बैठे हुए सारे के सारे, वहीं मैं भी।